नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका। आज हम बात करें अरावली की आत्मकथा की। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला की पूरी कहानी बताने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। ये वही पहाड़ हैं जिन्होंने हजारों सालों से उत्तर भारत की जलवायु, जैव विविधता और सभ्यता को आकार दिया है। आज जब अरावली सुप्रीम कोर्ट की रोक, इको सेंसिटिव जोन की घोषणा, 3D मैपिंग और सैटेलाइट निगरानी के कारण फिर चर्चा में है, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम इसे सिर्फ विवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत के रूप में समझें। अरावली धरती की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में गिना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु तकरीबन 3.2 अरब साल है, जो इसे हिमालय से कहीं ज्यादा प्राचीन बनाती है। जब हिमालय का अस्तित्व नहीं था, तब अरावली पहले से ही धरती पर खड़ी थी। समय के साथ साथ तेज हवाओं, बारिश और कटाव ने इसकी ऊंचाई को कम कर दिया, लेकिन इसका भौगोलिक महत्व कम नहीं हुआ। यह पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक तकरीबन 800 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1722 मीटर है। अरावली की यही श्रृंखला थार मरुस्थल और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी हुई है। इतिहास और सभ्यता में अरावली की भूमिका का जिक्र करें तो अरावली सिर्फ का भौगोलिक संरचना नहीं रही, बल्कि इसने भारतीय सभ्यता को जन्म देने में भी अहम भूमिका निभाई है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय यहां तांबा, जस्ता और अन्य खनिजों की उपलब्धता ने प्राचीन व्यापार को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र से मिले पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि लोग अरावली के खनिज संसाधनों पर निर्भर थे। राजपूताना काल में अरावली की पहाड़ियां प्राकृतिक किलेबंदी की तरह काम करती थी। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले अरावली की गोद में बसे हैं। इन पहाड़ों ने सिर्फ सैन्य सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि राजपूत संस्कृति और परंपरा को भी संरक्षित करने का काम किया। भौगोलिक और पर्यावरणीय महत्व। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक जीवन रेखा है। इसका सबसे बड़ा योगदान मरुस्थलीकरण को रोकने में है। ये थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। अगर अरावली नहीं होती तो राजस्थान का रेगिस्तान हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच चुका होता। ये पर्वतमाला वर्षा जल को रोककर भूजल रिचार्ज करती है। गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर, जयपुर जैसे शहरों की जल सुरक्षा में अरावली की भूमिका निर्णायक है। यहाँ की मिट्टी बारिश का पानी सोखकर धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजती है, जिससे कुएं और नलकूप जिंदा रहते हैं। जैव विविधता के लिहाज से भी अरावली बेहद समृद्ध है। यहाँ तेंदुए, भालू, सियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षी प्रजातियां और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये इलाका वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक गलियारे की तरह काम करता है। अरावली की प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र कर रहे हैं तो अरावली सिर्फ पर्यावरणीय महत्व नहीं रखती, बल्कि इसकी सुंदरता भी अद्भुत है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां ठंडा मौसम, हरियाली, झीलें और दिलवाड़ा जैन मंदिर जैसे स्थापत्य चमत्कार मौजूद हैं। कुंभलगढ़ में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो घने जंगलों और वन्य जीवों से घिरी हुई है। अलवर, नीमली और आसपास की घाटियां मॉनसून में हरियाली से भर जाती हैं और किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगती हैं। हालांकि अरावली पर मंडराते खतरे का अगर जिक्र करें तो पिछले कुछ दशकों में अरावली को सबसे बड़ा खतरा अवैध खनन से हुआ है। पत्थर, बजरी, संगमरमर और क्वार्ट्ज निकालने के लिए पहाड़ियों को खोखला कर दिया गया। कई जगह तो पहाड़ पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन पर फार्म हाउस, रिजॉर्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खड़े हो गए हैं। जंगल काटे गए हैं और प्राकृतिक जल धाराएं नष्ट हुई हैं। सड़कें और औद्योगिक परियोजनाएं भी इस पर्वतमाला को लगातार कमजोर कर रही हैं। कुंभलगढ़ विवाद और इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के इलाकों को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया।
इसका मतलब यह है कि वहां खनन, भारी निर्माण और उद्योगों पर कड़ी पाबंदी लगेगी। सरकार का तर्क है कि फैसला पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। स्थानीय लोग इसे अपनी आजीविका पर हमला मान रहे हैं। उन्हें डर है कि खेती, घर निर्माण और रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे। अरावली में खनन और निर्माण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। कोर्ट ने कई जगहों पर स्टे लगाया है और केंद्र और राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है। अदालत की चिंता यह है कि पर्यावरणीय नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि विकास बनाम संरक्षण की लड़ाई बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पहले हुई सुनवाई के दौरान सवाल पूछे गए थे कि क्या 500 मीटर की दूरी वाली परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र कम हो जाएगा? एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स बनेगा। क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र बढ़ जाएगा जहां नियंत्रित खनन हो सकता है? अगर 200 मीटर ऊंची हिल्स के बीच 700 मीटर या ज्यादा गैप हो तो बीच की जमीन में खनन की अनुमति दी जाएगी। अरावली की इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी, पारिस्थितिक जुड़ाव कैसे बचाई जाएगी? अगर कोई बड़ा नियामक कमी पाई जाती है तो क्या रेंज की संरचनात्मकता, अखंडता बचाने के लिए बड़ा मूल्यांकन जरूरी होगा? क्या मीडिया में फैली आलोचना सही है कि 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी? क्या पूरी वैज्ञानिक मैपिंग जरूरी है? इन सवालों का वैज्ञानिक जवाब क्या है, चलिए समझते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों, एफएसआई, सीसी रिपोर्ट्स, पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स हाँ संभव है। अरावली सिर्फ ऊंची पहाड़ियां नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। छोटी पहाड़ियां 100 मीटर से कम, घाटियां और कनेक्टिंग क्षेत्र, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वन्यजीव कॉरिडोर और रेगिस्तान रोकने में महत्वपूर्ण है। इन्हें बाहर करने से इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी टूट सकती है। गैर अरावली क्षेत्र बढ़ना, अध्ययनों से पता चलता है कि अरावली का 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाला है, लेकिन ये हिस्से भी पानी सोखने और जैव विविधता के लिए जरूरी हैं। इन्हें बाहर करने से खनन का दायरा बढ़ सकता है। 500 मीटर से ज्यादा गैप में खनन वैज्ञानिक रूप से गलत है। अरावली कनेक्टेड सिस्टम है। बड़े गैप में भी छोटी पहाड़ियां और घाटियां वन्य जीवों के लिए कॉरिडोर बनाती हैं। खनन से ये टूट जाएंगे, जिससे जानवरों की आवाजाही रुकेगी और जैव विविधता कम होगी। इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी बचाना, पूरी रेंज को लैंडस्केप लेवल पर देखना चाहिए। खनन से मिट्टी का कटाव, पानी का प्रदूषण, धूल और ग्राउंड वाटर लेवल गिरता है। रिसर्च में पाया गया है कि राजस्थान में 50 सालों में 31 पहाड़ियां खनन से गायब हो गई हैं। नियामक कमी और मूल्यांकन हाँ जरूरी है। खनन से लंबे समय में रेगिस्तान फैल सकता है। थार डेजर्ट का पूर्व की ओर बढ़ना इसका जिक्र है। दिल्ली एनसीआर में धूल और पानी की कमी बढ़ सकती है। और इसके अलावा कम्युलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट, सभी खदानों का कुल प्रभाव जरूरी है। 11,000 पहाड़ियां और मैपिंग, कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान है कि 100 मीटर क्राइटेरिया से कई क्षेत्र बाहर हो सकते हैं, लेकिन सटीक संख्या के लिए पूरी सैटेलाइट और ग्राउंड मैपिंग जरूरी है। पुरानी एफएसआई परिभाषा स्लो, बफर जोन आदि ज्यादा व्यापक संरक्षण देती थी। अब अरावली की निगरानी आधुनिक तकनीक से की जा रही है। 3D मैप्स के जरिए पहाड़ियों की वास्तविक ऊंचाई, कटाव और खनन का सटीक डेटा तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज से अवैध निर्माण और खनन की पहचान की जा रही है। जमीनी सर्वे से स्थानीय हालात और पर्यावरणीय नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसके राजनीति और प्रशासनिक टकराव की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी साफ दिखती है। हर राज्य अपने विकास मॉडल के अनुसार अरावली का इस्तेमाल करना चाहता है। पर्यावरण अक्सर चुनावी भाषणों में तो होता है, लेकिन नीति में नहीं। अब भविष्य का आगे क्या रास्ता नजर आता है? अरावली को बचाने के लिए संतुलित विकास जरूरी है। खनन और निर्माण पर पूर्ण रोक के बजाय नियंत्रित अनुमति दी जा सकती है। स्थानीय समुदाय को पर्यटन, वन उत्पाद और गाइड सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए। अवैध खनन पर कड़ी सजा और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी हवा, हमारा पानी और हमारा भविष्य है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और हरियाणा का जल स्तर गिरेगा, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, जाहिर है तापमान भी बढ़ेगा।
ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं है बल्कि जिंदगी का है। अब फैसला हमें करना है, अरावली को रियल एस्टेट बनाएं या फिर विरासत, छोड़ा आप पर है फैसला।